हेलो, वेलकम टू अनअकैडमी। स्टूडेंट्स, आज अनअकैडमी इंडिया में यूपीएससी सीएससी की तैयारी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हो तो क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। मेरा नाम नवीन तंवर है। यूपीएससी के फील्ड में 6 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है, 6 टाइम मेंस इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है, मंथली करंट अफेयर मैगजीन का एडिटर रहा हूँ। ज्योग्राफी से मैंने मास्टर्स किया है और ज्योग्राफी से ही यूजीसी नेट और जेआरएफ दोनों क्वालिफाइड हूँ। अगर आपको मेरे क्लासेस के पीडीएफ चाहिए, आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन चाहिए, तो ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है unacademy_नवीन तंवर। उसके साथ ही आप लर्निंग ऐप पे जाइए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, वहां पे नवीन तंवर के नाम से मेरी प्रोफाइल सर्च कीजिए और यूपीएससी सीएससी कैटेगरी में आप मुझे सर्च करके फॉलो कीजिए। वहां पे बहुत सारा क्लासेस है जो आपको प्रीलिम्स और मेंस में आपकी हेल्प करेगा। ये 10 से 16 जून के बीच में द ग्रेट लर्निंग वीक है, यूपीएससी सीएससी ग्रेट लर्निंग वीक। इसमें क्या है? इस वीक के अंदर आप देख सकते हैं महा सब्सक्रिप्शन एक्सटेंशन टिल मेंस। ये क्या है, इसके बारे में आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगा मैं। उसके साथ अगर आप कॉम्बो ऑफर लेते हो ऑप्शनल और जीएस की तैयारी का, वहां पे आपको 35% का डिस्काउंट है। उसके साथ ही 16 जून के दिन 10 नए ऑप्शनल लॉन्च होंगे और आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा हिंदी में और इंग्लिश में। ये देखिए, ऑप्शनल कार्निवाल है। 16 जून के दिन 10 ऑप्शनल लॉन्च होने जा रहे हैं। ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, एग्रीकल्चर, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर, पब एड, इकोनॉमी, पीएसआईआर और साइकोलॉजी। ये देख सकते हैं आप। प्लस और आइकॉनिक, ये 2 ऑप्शन है अनअकैडमी को सब्सक्राइब करने के लिए। प्लस में आपको 6 मंथ से लेके 3 ईयर तक का ऑप्शन है, लेकिन जब भी ले मिनिमम 1 या 2 ईयर का ही लेना है। कारण है, एक लंबी तैयारी है, 1.5 से 2 साल लगते हैं इस एग्जाम की तैयारी करने में। तो 1 साल मिनिमम 2 साल तक का आप जाइए। इसमें आपको नवीन वन कोड यूज करेंगे तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जैसे साल भर की फीस 49,500 है तो 44,550 में पड़ेगी। 2 साल की 72,000 है तो ऐसे 64,800 में पड़ेगी। आइकॉनिक भी 1 साल, 2 साल, 3 साल का फिर से नवीन वन कोड लगाओगे तो यहाँ भी 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। प्लस में क्या बेनिफिट्स है? लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस मिल रही है आपको। आइकॉनिक में क्या होगा? प्लस के सारे बेनिफिट्स है, पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लान, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइन और टेस्ट एनालिसिस की फैसिलिटी है। ऑप्शनल भी तैयार कर सकते हैं आप अपना, 1 महीने से लेकर 3 साल तक का, जब भी ले यहाँ भी मिनिमम 1 या 2 ईयर का ही लेना है। नवीन वन कोड अप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साल भर की फीस जैसे 27,500 है तो 24,750 में पड़ेगी। 2 साल की 40,000 है तो ये 36,000 में पड़ेगी। ये महा ऑफर के बारे में जरूर जानना चाहिए आप लोगों को, और मैं बताना चाहूंगा कि 16 जून लास्ट डेट है। जो भी इस ऑफर के लिए जो इसका बेनिफिट लेगा उस बच्चे को, 1 साल वाले को, जैसे आपने 2021 में अभी आज के दिन आपने इस सब्सक्रिप्शन को लिया, तो अगले साल का जो आपका मेंस होगा, नॉर्मली एक साल का सब्सक्रिप्शन होता है, लेकिन अगले साल के मेंस तक आपको इसका सब्सक्रिप्शन आपको अवेलेबल रहेगा। और प्रीलिम्स और मेंस के बीच में 3 से 4 महीने होते हैं बचा, तो आपको 4 महीने एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। तो 1 साल वाले को भी अगले साल के मेंस तक, 2 साल वाला लेगा तो 2 साल बाद जो मेंस आएगा तब तक का मिलेगा। तो ये फैसिलिटी कब मिलेगी? अगर आप नवीन वन कोड अप्लाई करते हैं। कॉम्बो ऑफर में जो बच्चे ऑप्शनल और जीएस दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो 35% का आपको यहाँ पे डिस्काउंट है। ओके, उसके साथ ही जो जो भी बच्चा 2 साल या उससे ज्यादा का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेता है, उसको उसके ऐसे 100 बच्चों को वीकली बेसिस पे 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, यूपीएससी सिलेक्टेड कैंडिडेट से मिलेगी। ऐसे बच्चे जिनको इंटरव्यू का काफी बड़ा रिच एक्सपीरियंस है उनके द्वारा। उसके साथ ही जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो लोन फॉर यूपीएससी की फैसिलिटी का बेनिफिट ले सकते हैं आप। उसके साथ ही जो बच्चा 1 साल या 1 साल से ज्यादा के लिए अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर रहा है, उसको 10,000 रुपए की कीमत की 20 किताबें मिलेगी, जिसमें कंप्लीट यूपीएससी जीएस का जो सिलेबस है वो कवरेज है, उसको कवर किया गया। 16 जून से नए बैच लॉन्च हो रहे हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। एनसीईआरटी बैचेस है, आपका रिवीजन बैचेस है, तो इसमें इनसे जुड़ के सब्सक्राइब करके बेनिफिट ले। जिन बच्चों को टेस्ट सीरीज में प्रॉब्लम आ रही है तो फ्री टेस्ट सीरीज का बेनिफिट ले। लर्निंग ऐप पे नवीन वन कोड लगा के 1 जून से आप देख सकते हैं पाथफाइंडर 3.0, राइस 6.0, वर्ल्ड अफेयर 3.0, ये बहुत सारे आपकी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। और हर संडे सुबह 11 बजे कॉम्बैट का आयोजन होता है। आप जिन बच्चों को थोड़ा भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, यहाँ पे हर हफ्ते अनअकैडमी आपको मौका देता है स्कॉलरशिप जीतने का। तो ये 4 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप के साथ हर हफ्ते हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में टेस्ट लेके आता है। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ नवीन वन कोड लगा के सुबह 11 बजे इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए और मेहनत से, है ना, और ज्यादा मेहनत कीजिए और अनअकैडमी से जुड़े रहिए। और लगातार लगातार फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करने का हर हफ्ते मौका देता है अनअकैडमी।
ताकि वित्तीय बाधाएं आपके सिलेक्शन में बाधा उत्पन्न ना करें। ओके गाइस, कुल मिला के अगर आपको 10% डिस्काउंट चाहिए और मेरी मेंटरशिप चाहिए तो रेफरल कोड है नवीन1, इसको जरूर अप्लाई कीजिए। आज हमारा एक और सेशन है फिर से करंट अफेयर्स, जिसमें हम एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, लास्ट पूरे एक साल के एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी 2020 और 21 को कवर करेंगे। आप जानते हैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से हर साल 15 से 20 क्वेश्चन आता है, जिसमें करंट अफेयर का काफी बड़ा रोल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। ये देखो, ये सुमात्रन राइनोसोर्स ये चर्चा में रहा था। तो ये सुमात्रन राइनोसोर्स क्यों चर्चा में रहा, देखते हैं। देखो, हाल ही में शोधकर्ताओं के अनुसार, रिसर्चर्स का मानना है कि जो सुमात्रन राइनो, जिसको आप आम भाषा में बोलते हो गैंडा, उनके अंदर इनब्रीडिंग, अंत्य प्रजनन के निम्न स्तर का पता चला है। तो आप देख सकते हैं दुनिया भर में राइनो की कितनी प्रजातियां हैं, 5 अलग अलग प्रजातियां हैं। यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है मैंने, व्हाइट राइनोसोर्स, ब्लैक है, जावन है, इंडियन है और सुमात्रन है। तो अभी हम बात कर रहे हैं सुमात्रन राइनोसोर्स की। ओके, तो क्या खबर है इनके बारे में, तो इससे देखो, यूपीएससी कई बार क्या होता है ना, टॉपिक कुछ और होता है, क्वेश्चन कुछ और पूछता है। चर्चा में था सुमात्रन राइनो, ओके, लेकिन सुमात्रन राइनो की भी और 4 अलग, इसके अलावा भी सुमात्रन राइनो के अलावा भी 4 और प्रजातियां हैं, उन पे भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो जो नॉर्मली क्वेश्चन का ट्रेंड रहता है स्पीसीज के ऊपर, एक तो ये रहता है उनका IUCN स्टेटस क्या है, भारत में वो वाली स्पीसीज मिलती है या नहीं मिलती। तो उसी हिसाब से देखो, याद रखेंगे, जो सुमात्रन राइनो है वो IUCN की जो रेड लिस्ट है उसके अंदर इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है। और व्हाइट राइनो है उसको नियर थ्रेटन्ड, यानी कि खतरे के नजदीक है। ब्लैक राइनो उसको भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड पे रखा गया। ग्रेटर वन हॉर्न राइनो इसको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। ओके, ये इंडिया में मिलता है बेटा, ये बात ध्यान रखना। और जावा राइनो ये है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो 5 स्पीसीज है, 5 में से आप देख सकते हैं 3 क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, एक नियर थ्रेटन्ड है और एक वल्नरेबल है। तो इन 5 प्रजातियों में से देखो, जो मैंने अलग से यूपीएससी जिस तरह का क्वेश्चन पूछता है, 5 प्रजातियों में से केवल एक सींग वाला जो गैंडा है वो ही भारत में पाया जाता है। ओके, तो ये देखिए IUCN का जो रेड लिस्ट है, मैंने अभी बताया था IUCN की रेड लिस्ट में प्रजातियों को किन किन श्रेणी में रखा जाता है। देखो, पहली है नॉट इवेल्युएटेड, यानी कि जिनके बारे में भी गणना ही नहीं की गई। दूसरा है डेटा डेफिशिएंट, हमारे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है। तीसरी है लीस्ट कंसर्न, बहुत कम उनके बारे में चिंतित होने की जरूरत है। फिर है नियर थ्रेटन्ड, फिर है वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड लाइफ, यानी कि वन्य जीव में या वाइल्ड लाइफ में वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है, दिखाई नहीं दे रही। और उसके बाद जो कैटेगरी है एक्सटिंक्ट है, यानी कि वो विलुप्ति हो गई, अब अवेलेबल है ही नहीं। तो ये दिखाया गया है कि जैसे जैसे इधर से इधर जा रहे हैं तो रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, विलुप्ति का खतरा या जोखिम बढ़ता जा रहा है। तो इस लिस्ट को आप याद रखना, अक्सर खूब चर्चा में रहती है, कौन सी कैटेगरी में IUCN की रेड लिस्ट में कितनी कैटेगरी बनाई गई है। तो फिर देखो, ये देखो, फिर से आपको दिखा देते हैं। व्हाइट राइनो है, IUCN स्टेटस है नियर थ्रेटन्ड, अभी जो नियर थ्रेटन्ड वाला दिखाया था मैंने आपको। उसके बाद ब्लैक राइनो, इसका IUCN स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तीसरा था हमारा ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, ये इंडिया में मिलता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलता है। IUCN स्टेटस है इसका वल्नरेबल, संवेदनशील है। उसके बाद सुमात्रन राइनो, ये देखो सुमात्रन राइनो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इसको और ज्यादा खतरा है। और जावन राइनो, ये देखिए, ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो ये सारे देखो, यूपीएससी का कुछ क्वेश्चन का पैटर्न है। जैसे किसी भी स्पीसीज के बारे में बात करता है ना, एक तो उसका IUCN स्टेटस आपको पता चाहिए। ओके, उसके बाद आप कई बार वो पूछ लेता है कि साइट्स की कौन सी अपेंडिक्स में है, अपेंडिक्स 1 में है, 2 में, 3 में है। भारत में है तो पूछ लेगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 है उसका कौन सा शेड्यूल है, उसमें 1 से लेके 6 शेड्यूल होते हैं। ये सब मोटा मोटा आपको पता रखना पड़ेगा। ओके, और बात अगर इंडिया की है तो इंडिया में आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इंडिया के किस क्षेत्र में, किस रीजन में आपको वो मिलता है, कौन सा ज्योग्राफिकल रीजन है। नेक्स्ट हमारी जो खबर है वो है महेंद्रगिरी। ये क्यों चर्चा में आया, देखो तो उड़ीसा जो गवर्नमेंट है, उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा के दक्षिणी भाग में
अवस्थित है महेंद्रगिरी पहाड़ी, वहां पे सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने बोला है कि उड़ीसा में हमें सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ऐसा प्रपोजल उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजा है। तो पहले तो देखते हैं महेंद्रगिरी की लोकेशन क्या है। तो ये उड़ीसा, महेंद्रगिरी उड़ीसा के गजपति एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे लोकेटेड एक पर्वत है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 1501 मीटर और राज्य की यह दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ओके, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? तो बायोस्फीयर रिजर्व कमेटी द्वारा तैयार गई एक रिपोर्ट तैयार की गई, जिसके अनुसार हम क्यों रखना चाहते हैं महेंद्रगिरी को, बायोस्फीयर रिजर्व का स्टेटस क्यों दिलाना चाहते हैं, क्या विशेषता है। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व कमेटी है उसकी एक रिपोर्ट आई थी, उसका क्या मानना था कि जो ये क्षेत्र है ये दक्षिण भारत और हिमालय का जो फ्लोरा और फोना के बीच का एक संक्रमण क्षेत्र है, ये एक ट्रांजिशनल क्षेत्र है जहां दक्षिण भारत और उत्तर भारत की फ्लोरा और फोना देखने को मिलती है। तो उससे क्या होता है, ये आनुवांशिक विविधता का, जेनेटिक डाइवर्सिटी का एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन जाता है। तो इस संदर्भ में एक रिपोर्ट भेज दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। क्यों दिलाना चाहते हैं दर्जा? तो पीटी में स्टेटमेंट बन के आ सकता है कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत के जो फ्लोरा और फोना, वनस्पति जगत और जंतु जगत के बीच का एक संक्रमण क्षेत्र है। तो हाँ है भाई। नेक्स्ट देखो, यहां पे एक और डायमेंशन मैंने खोला है कि सावरा जो कम्युनिटी है, जो कि एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, इसी क्षेत्र में महेंद्रगिरी में रहती है और यहाँ पे एक कंधा जनजाति भी इसी क्षेत्र में निवास करती है। ये बात प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। और हमने शुरुआत में क्या था कि उड़ीसा के अंदर दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व एस्टेब्लिश करना चाहती है उड़ीसा गवर्नमेंट। तो पहला कौन सा था? पहला है हमारा, ये देखिए, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। ये उड़ीसा का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है। सेकंड अगर एस्टेब्लिश होगा तो महेंद्रगिरी होगा। ओके, तो कुल मिला के अब एक और प्रश्न बनता है कि भारत में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? तो भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। पहला शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश, नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम, देहांग देबांग अरुणाचल प्रदेश, याद रखनी है पूरी लिस्ट, मानस असम में, टिगरू सेकोवा ये असम के अंदर है, नौक्रिक मेघालय, पन्ना मध्य प्रदेश, उसके बाद पचमढ़ी एमपी में, अचन कमार अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है, कच्छ है भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। अगर बायोस्फीयर रिजर्व में पूछ लिया जाए कि किसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा बड़ा है तो कच्छ है। फिर देखो ये आ गया सिमलीपाल, सिमलीपाल है, सुंदरवन है पश्चिम बंगाल में, शेषाचलम है आंध्र प्रदेश में, अगस्त्य मलाया कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पे, तीनों पे विस्तार है। नीलगिरी, ये देखो भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व, अगर कभी पूछ लिया जाए भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था तो नीलगिरी। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है कच्छ। तो ये नीलगिरी कहाँ पे है? तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पे। मन्नार की खाड़ी, ये भी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में है। फिर है ग्रेट निकोबार, अंडमान व निकोबार में है। ओके, तो वर्तमान में भारत के 11 बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो कुल मिला के हमारे पास जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें से 11 को हमने मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है यूनेस्को का, उसमें शामिल किया गया, जिसमें नीलगिरी प्रथम था और कंचनजंगा लेटेस्ट था, जिसको 2018 में शामिल किया गया। तो यहाँ हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम क्या है, इसको जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलते हैं, तो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम पहली बात तो लॉन्च कब हुआ? 1971। किसके द्वारा? यूनेस्को ने इसको लॉन्च किया था। तो बेसिकली ये क्या है? इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है, अंतर सरकारी, यानी कि दुनिया भर की बहुत सारी देशों की सरकारों के बीच का एक साइंटिफिक प्रोग्राम है, जो क्या कहता है, लोगों और पर्यावरण के बीच संबंधों को बेहतर करने के लिए ये एक वैज्ञानिक आधार स्थापित करता है कि पर्यावरण के बीच और मनुष्य के बीच में, लोगों के बीच में एक बेहतर
साइंटिफिक रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करना चाहता है। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम यूनेस्को का है, 1971 में लॉन्च किया गया। फिर देख सकते हैं ये आपका इसकी बिल्कुल ऑथेंटिक साइट से मैं आपको वेबसाइट से लेके आया हूं। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम साफ साफ लिखा है यूनेस्को का है ये, ठीक है। थोड़ा ये नीचे ये क्योंकि स्क्रीनशॉट है छोटा है, तो एक्चुअल में ये इंफॉर्मेशन क्या है, ये वाली इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट स्लाइड में बहुत प्यारे से शब्दों में हिंदी में मैं आपके सामने लेके आया हूं। ये देखो, तो मैन एंड बायोस्फीयर जो प्रोग्राम है प्राकृतिक और समाज विज्ञानों, अर्थशास्त्र और शिक्षा, मानव आजीविका और लाभों के समान बंटवारे को बेहतर बनाने, प्राकृतिक व प्रबंधित पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए सभी को एक साथ ये जोड़ता है और इस प्रकार आर्थिक विकास में नवाचारी दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। देखो, इसमें से कोई भी लाइन एक स्टेटमेंट बन के आ सकती है। सीधा ही यूपीएससी कह सकता है कि जो MAB प्रोग्राम है, ये जो प्रोग्राम है, यह आर्थिक विकास में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में नवाचारी दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। नवाचारी दृष्टिकोण, आपको लगेगा यार है तो ये मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, इसमें आर्थिक विकास कहां से आ गया, तो आप सोच के आओगे कि गलत हो गया। नहीं, इसीलिए जो ओरिजिनल वेबसाइट पे जो ओरिजिनल कंटेंट होता है ना, एक बार उसका इंट्रो वाला पार्ट जरूर पढ़ना चाहिए। इसीलिए मैं इसको लेके आया कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि MAB क्या है, तो आपको ध्यान रखना MAB आर्थिक विकास में भी एक नवाचारी दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है, ये स्टेटमेंट सही होगा। ओके गाइस, ये नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से दो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, 2-3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे, सबको डिस्कस करूंगा। देखो, अभी क्या किया है, जो थर्मल पावर प्लांट्स के एमिशन स्टैंडर्ड्स क्या हो, बहुत सारी जगह आपने देखा होगा ना भाई, जहां से बिजली उत्पादित होती है, भारत की 60% से ज्यादा जो एनर्जी थर्मल पावर प्लांट से ही आ रही है। तो उनसे देखो, जब थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर आप जब दहन की क्रिया करते हो, कंबशन की प्रोसेस होता है, तो बहुत सारा वहां से एमिशन होता है। वो एमिशन एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं होता, तो उस एमिशन के कोई ना कोई स्टैंडर्ड जरूर होने चाहिए ताकि पर्यावरण पोल्यूटेड ना हो। तो ये क्या कहा है इसमें कि वर्ष 2022 के अंत तक नए उत्सर्जन मानदंडों का पालन करने के लिए 2022 तक पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जो हमारा NCR है, नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, उसके तो 10 किलोमीटर के भीतर, NCR के 10 किलोमीटर के भीतर और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में तापीय ऊर्जा संयंत्रों की अनुमति देने वाले नियमों में संशोधन किया है कि अभी नए जो नियम आएंगे, पुराने वाले नियमों को अमेंड किया गया ताकि पोल्यूशन, देखो हमारे जो शहर है ना बच्चों, वहां पे हमारी पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, शहर विकास के ध्रुव बनते जा रहे हैं, तो लोग ज्यादा से ज्यादा रोजगार के लिए और बहुत सारी फैसिलिटीज के लिए शहरों को मूव कर रहे हैं। ऑलरेडी वो काफी ओवरलोडेड हो गए, उसके साथ ही वहां पे पोल्यूशन की अगर प्रॉब्लम होगी तो इन फ्यूचर काफी बड़ा हेल्थ का डिजास्टर या हेल्थ रिस्क क्रिएट हो सकते हैं। तो उन्हीं सारी चीजों को देखते हुए भी हम तरह तरह के स्टैंडर्ड्स लेके आते रहते हैं। कभी कारों के एमिशन स्टैंडर्ड लेके आएंगे, कभी थर्मल पावर प्लांट्स के लेके आएंगे, कभी किसके लेके आएंगे। तो उल्लेखनीय है कि पहले तापीय ऊर्जा संयंत्रों को संशोधित शर्तों को 2019 तक अनुपालन करना था। देखो, पहले तो बोला गया था कि दिसंबर 2019 तक अनुपालन करना है, लेकिन जो नया बोल रही है सरकार की नहीं, अब 2022 के अंत तक हम एक फाइनल फ्रेमवर्क बना लेंगे जो सबको पालन करना होगा। एक्चुअली थोड़ा टाइम एक्सटेंड कर दिया है। ये देखो, तो हमारा है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। ये एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, CPCB एक टास्क फोर्स बनाएगा जो क्या करेगी ये टास्क फोर्स कि तापीय ऊर्जा संयंत्रों को उनकी लोकेशन के आधार पे अलग अलग 3 श्रेणियों में बांटेगी। मतलब ये काम CPCB द्वारा एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी, वो देश के जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स है उनको उनकी लोकेशन को ध्यान में रखते हुए 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देगी। उसके बाद क्या कह रही है कि जो नॉन अटेनमेंट सिटीज है, नॉन अटेनमेंट सिटीज क्या होती है नेक्स्ट स्लाइड पे बताने वाला हूं, अभी तो इसको देखो कि नॉन
अटेनमेंट सिटीज के लिए उत्सर्जन मानदंडों को प्राप्त करने के तापीय विद्युत संयंत्रों थर्मल पावर प्लांट, जो मैंने लिखा है कि समय सीमा को बढ़ाकर हमने 31 दिसंबर 2023 कर दिया है। तो जो नॉन अटेनमेंट सिटीज में हमारे थर्मल पावर प्लांट्स है उनके लिए हमने डेट एक साल और बढ़ाई है, 31 दिसंबर 2023। वैसे तो दिसंबर 2022 तक ही हमें स्टैंडर्ड को सेट करना है और उनको पालन करना है, लेकिन हमने नॉन अटेनमेंट सिटीज को एक साल एक्स्ट्रा दिया है। देखते हैं क्या है नॉन अटेनमेंट सिटीज। तो देखो, नॉन अटेनमेंट सिटीज से तात्पर्य उन शहरों से है जो लगातार नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को प्राप्त करने में असफल रही है। राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानदंड को स्टैब्लिश किया गया था, उनके जो स्टैंडर्ड्स को प्राप्त करने में लगातार जो असफल रहे शहर है उनको हमने बोला नॉन अटेनमेंट सिटीज। तो ऐसे कितने शहर है? तो सीपीसीबी का कहना है कि देश के अंदर ऐसे 124 शहर है। इन शहरों को बोला गया कि आप 2023 तक इनका अनुपालन करोगे, और अन्य शहरों में कोयला विद्युत संयंत्रों के नवीन मानदंडों को दिसंबर 2024 तक का अनुपालन करना होगा। ये मोटा मोटा देखो, एक तो आपको याद रखना है थर्मल पावर प्लांट के बारे में नई गाइडलाइन क्या आई है, नॉन अटेनमेंट सिटीज क्या होती है, क्या क्या उनके प्रोविजंस है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो प्रोबेबल क्वेश्चन है, वो प्रोबेबल क्वेश्चन ये है बच्चा। यूपीएससी आपको पता है मेन टॉपिक को साइड में रख के उससे एसोसिएटेड दूसरे टॉपिक को लेके आता है। तो तापीय विद्युत संयंत्रों का जो नई गाइडलाइन है वो तो आएगी 2022 तक, ठीक है। उससे पहले जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि तापीय विद्युत संयंत्रों से कौन कौन से पॉल्यूटेंट निकलते हैं। तो देखो, पहला क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, नॉन मीथेन हाइड्रोकार्बन्स और लेड। ये सब याद रखना। यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है देखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मैं कराऊंगा अभी आपको बाद में, कि वो बोलता है कि तापीय विद्युत संयंत्रों से क्या क्या निकलेगा, सीमेंट के कारखाने से क्या क्या निकल सकता है, सीमेंट प्लांट से क्या क्या निकलता है, वो 1 2 3 4 ऐसे करके दे देगा, निम्नलिखित में से क्या उत्सर्जित होता है। फिर बोलेगा आप ऊपर में से सही बताइए, तो फिर कॉम्बिनेशन दे देगा 1 2 3, बी में बोलेगा सिर्फ 2 3 व 4, ऐसे करके वो 4 ऑप्शन देगा। तो आपको ये याद रखना है। तो तापीय विद्युत संयंत्रों से उत्सर्जित होने वाला अगर मेन पोल्यूटेंट अगर आप देखो तो वो है सल्फर डाइऑक्साइड। यहां पे आपके सामने एक और मैं न्यूज खबर लेके आया हूं, एक अच्छा पीटी के लिए पॉइंट है, FGD फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। ये क्या है? अगर कभी पीटी में आ जाए, देखो तापीय विद्युत संयंत्रों से निकलने वाला मुख्य प्रदूषक है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसको रोकने की भी तो हमारे पास कोई टेक्निक होगी, तो उसका नाम है FGD फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। ये उन तकनीकों का एक सेट है जो संयंत्रों से सल्फर डाइऑक्साइड को हटाता है, इस पोल्यूटेंट को हटाता है। ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमने थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर हमने एस्टेब्लिश की है, वहां पे इम्प्लांट की है, और वहां से सल्फर डाइऑक्साइड के एमिशन को ये हटाता है। तो FGD को याद रखेंगे, पीटी को ध्यान में रखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोलूंगा मैं इस न्यूज को, क्योंकि देखो जितना भी क्लीन एनर्जी किए जाने वाले जितने भी इनिशिएटिव है, हरित ऊर्जा की और जितनी भी टेक्नोलॉजी आ रही है, जितनी भी इनिशिएटिव आ रही है, पिछले 5 साल के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, यूपीएससी हर साल एक दो क्वेश्चन पूछता है। तो एथेनॉल ब्लेंड विद पेट्रोल, ये खबर है। क्या है ये खबर? देखो, वर्ष 2022 तक भारत ने बोला है कि उसका लक्ष्य है 10% पेट्रोल एथेनॉल ब्लेंड का। पेट्रोल एथेनॉल ब्लेंड का मतलब पेट्रोल में हम एथेनॉल मिक्स करके यूज करेंगे तो पर्यावरण पर प्रभाव कम होगा। और वर्ष 2030 तक भारत का लक्ष्य है 20% पेट्रोल एथेनॉल ब्लेंड का। ये दोनों टारगेट एक तो याद रखने, 22 तक 10% करेंगे ब्लेंड, 30 तक 20% करेंगे। और भारत के जो कुछ राज्य हैं जैसे कर्नाटक, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, दमन एंड दीव हमारा यूटी हो गया, हिमाचल प्रदेश में हमने बोला है 9.5% से 10% तक का तो एथेनॉल ब्लेंड किया जा रहा है और शीघ्र ही लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। देखो कुछ राज्य ऐसे हैं
वैसे तो टारगेट 2022 था, वो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं इस टारगेट के नजदीक। ये अच्छी बात है, अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। अब ये एथेनॉल ब्लेंड प्रोग्राम का शुरुआत कब से हुई थी? तो साल 2003, ये देखो साफ लिखा है, एथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल जो प्रोग्राम था इसकी शुरुआत हुई थी 2003 में। अब ये एथेनॉल कहां से मिल सकता है? तो इस एथेनॉल को हम प्राप्त कर सकते हैं मक्का से। ये फसलें याद रखना, यूपीएससी पूछ सकता है। मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, गेहूं, चुकंदर, कसावा, आलू, चावल, पॉपुलर की लकड़ी और फसलों के अपशिष्टों से प्राप्त किया जा सकता है इसको, एथेनॉल को। और फिर देखो, एथेनॉल एक नवीकरणीय ईंधन माना जाता है, यानी कि आप इसको बार बार प्राप्त कर सकते हो। फिर देखो, ये सारे स्टेटमेंट पीटी में पूछे जा सकते हैं कि यदि एक बार एथेनॉल को अगर आपने पेट्रोलियम में ब्लेंड कर दिया तो उससे अलग किया जा सकता है या नहीं? तो जवाब है, उसे पृथक नहीं किया जा सकता। तो इस एथेनॉल ब्लेंड प्रोग्राम के लाभ क्या है? तो सबसे पहले तो मैं आपको एथेनॉल ही बता देता हूं, यहां नोट करके लिख के दिया है। एक ही कार्बनिक केमिकल कंपाउंड है, रासायनिक कंपाउंड है, यौगिक है, और एक सिंपल अल्कोहल है जिसका केमिकल फॉर्मूला है C2H5OH। ये है आपका एथेनॉल। इसके लाभ क्या है इस एथेनॉल के? एक तो देखो, प्रदूषण में कमी, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसका एमिशन कम होगा। दूसरा, विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण। अभी आपको पता है भारत अपनी पेट्रोलियम आवश्यकताओं को, अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को कहां से, देशों से, दूसरे देशों से आयात करता है। तो उसके लिए आपको भारी भरकम एक पेमेंट करना पड़ता है। तो आपका विदेशी मुद्रा भंडार, अगर आप घर में ही उत्पादित कर रहे हो एथेनॉल को, पेट्रोलियम में ब्लेंड कर रहे हो, तो बहुत अच्छा है ना भाई, आपका विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण होगा। फिर क्या होगा? जो चीनी उद्योगों में मूल्य संवर्धन होगा, रोजगार का नया सृजन होगा, किसानों को भी तो अतिरिक्त आय होगी, क्योंकि मैक्सिमम कहां से आ रहे हैं? बहुत सारा आपका एग्रीकल्चर अपशिष्ट है, तो अभी तो वेस्ट होता है, उसको ऐसे ही जला देते हैं, ऐसे ही फेंक देते हैं, तो किसानों को भी एक्स्ट्रा इनकम, नए रोजगार का सृजन होगा इससे। तो यहाँ पे एक तो हो गया एथेनॉल ब्लेंड प्रोग्राम के हमारे टारगेट्स क्या है, पीटी को देखते हुए उन्हें याद रखेंगे। दूसरा, हमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बायोफ्यूल्स के प्रकार क्या है। बायोफ्यूल्स के प्रकार है, फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल, 4 तरह के होते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। 4 जनरेशन की बायोफ्यूल है, एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट जनरेशन की बायोफ्यूल कहां से प्राप्त होते हैं? इनको गेहूं से, शुगर से, स्टार्च से, या वेजिटेबल ऑयल है उससे आपको उत्पादित किया जा सकता है, और इनका इस्तेमाल खाद्य पदार्थों के रूप में होता है। देखो, आप इनसे फर्स्ट जनरेशन वालों से ले तो सकते हो, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम क्या है? ये सारे के सारे आप फूड इनटेक करते हो, तो अगर आपने इनसे पेट्रोल के मिक्स करने के लिए आपने एथेनॉल बनाना शुरू कर दिया, तो आपकी फूड सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। तो फर्स्ट जनरेशन के साथ ये इश्यू है। दूसरा जनरेशन का क्या है? गैर खाद्य। तो एक काम करते हैं, जिन जिन फसलों को इंसान नहीं खाता उनसे बनाओ, जैसे गैर खाद्य फसलों, चावल की भूसी वेस्ट है, नहीं इस्तेमाल करते, लकड़ी नहीं, बहुत सारे आपके ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं उनको, और खाद्य फसलों के अपशिष्ट, इनसे प्राप्त कर सकते हो, ये अच्छा ऑप्शन है। फिर है थर्ड जनरेशन का बायोफ्यूल। ये उन क्षेत्रों में भी उत्पादित किए जा सकते हैं जो खाद्यान्न उत्पादन के लिए उपयुक्त ना हो। मतलब ऐसे क्षेत्र हमें लग रहा है यहां से हम कोई फूड प्रोडक्शन नहीं ले सकते, उन क्षेत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं हम थर्ड जनरेशन के बायोफ्यूल के उत्पादन में, जैसे एल्गी, शैवाल हुआ। फिर देखो, फोर्थ जनरेशन का बायोफ्यूल आया। इन्हें आनुवांशिक रूप से संशोधित जो फसलें हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स, उससे उत्पादित किया जा सकता है, जैसे आनुवांशिक रूप से संशोधित शैवाल। इन दिनों ये काफी चर्चा में, फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल अभी चर्चा में भी था हाल फिलहाल में ये। ओके, तो ये हुआ फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल। अभी यूपीएससी क्वेश्चन क्या पूछेगा? या तो वो आपका एथेनॉल ब्लेंड प्रोग्राम के टारगेट पूछेगा, 22 तक कितने % आपको ब्लेंड करना है, 30 तक कितना करना है। ओके, दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा उसके बेनिफिट क्या है, वो बन गया। तीसरा क्वेश्चन ये कितने प्रकार का होता है, ये बन गया। चौथा क्वेश्चन आ सकता है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन के बायोफ्यूल्स के बीच का कंपैरिजन पूछ सकता है वो आपसे। तो उसका समाधान ये रहा आपके सामने, ये लो बायोफ्यूल्स मैंने आपके सामने फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन,
थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन का बायोफ्यूल है। तो देखो, फर्स्ट जनरेशन वाले के साथ प्रॉब्लम है फ्यूल वर्सेस फूड का। आप खाने के, क्योंकि गेहूं का इस्तेमाल खाने में कर रहे हो, तो उससे अपनी खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति करे या ईंधन की पूर्ति करे, तो फ्यूल वर्सेस फ्यूल है वहां पे, ये प्रॉब्लम है। सेकंड वाले में बोला हमने, जो ग्रीन हाउस जो कंटेंट है वो लेस देन फर्स्ट जनरेशन है, कि इनके अंदर जो ग्रीन हाउस गैसेस का कंटेंट है। भाई आप क्या करो, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन तो हो गई ना, तो इस जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन की तुलना में जो सेकेंड जनरेशन का बायोफ्यूल है उससे ग्रीन हाउस गैस का उत्पादन कम होता है, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो उसका हमें नेट एनर्जी पॉजिटिव है, मतलब हमें जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है वो पर्यावरण के दृष्टिकोण से वो पॉजिटिव है हमारे लिए। नेक्स्ट तीसरा है, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग सोर्स ऑफ बायोफ्यूल है, तेजी से सबसे ज्यादा इस्तेमाल और वृद्धि होने वाले बायोफ्यूल्स है, और इनको बोला जाता है पोटेंशियल है कार्बन न्यूट्रल। भाई देखो एक चीज बताओ, आपने इन बायोफ्यूल्स को पहले तो क्या फसलों से, कृषि अपशिष्टों से, कहीं से भी लेके आ रहे हो, आपने इसको क्या किया, उत्पादित भी किया, और बाद में आप इसको क्या करेंगे, आप इसको यूज भी करेंगे। तो अल्टीमेटली ये बोला जाता है कि जितनी मात्रा में कार्बन का अवशोषण हो, उत्सर्जन होगा, उतना ही ये अवशोषित भी कर लेते हैं, तो इनको कार्बन न्यूट्रल बोला जाता है। समान मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन और अवशोषण करते हैं। फोर्थ जनरेशन है कार्बन नेगेटिव, यानी कि इनका देखो यहाँ पे बैलेंस है, यहाँ पे पोटेंशियल है उसका न्यूट्रल रहने का। फोर्थ वाला तो कह रहा है उल्टा बेनिफिट देगा ये, कैसे, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करेगा, उसको कहीं स्टोर करेगा, और CO2 उत्सर्जन में भी कमी लाएगा। तो इन चारों का ये कंपैरिजन भी हमें याद रखना है। तो जितना टाइप का क्वेश्चन बन सकता था उतना टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको इसमें बताने की कोशिश की है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन क्या है, फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या आता है, एथेनॉल ब्लेंड प्रोग्राम क्या है, उसको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस हिसाब से आपको करंट अफेयर का, बच्चों करंट अफेयर में देखो होता क्या है, यूपीएससी का जो ट्रेंड है, देखो ट्रेंड को, पैटर्न को पकड़ना होगा हमें। नॉर्मली जो यूपीएससी का जो ट्रेंड है, जैसे मैं आपको बताता हूं, बहुत बहुत सारी क्लासेस में मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे 2017-18 की बात है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो ग्रेट बैरियर रीफ थी, उस ग्रेट बैरियर रीफ में कोरल ब्लीचिंग की प्रॉब्लम हो रही थी। तो वहां पे एक नई टेक्नोलॉजी को इजाद किया जा रहा था ताकि उन कोरल्स को दोबारा से वहां पे रीप्लांट किया जाए। तो उन दिनों अक्सर तब भी मैं बोलता था कि देखो कोरल इस बार चर्चा में आ गया, प्रवाल भित्तिया चर्चा में आई है। अब ये मत सोचना कि जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है उससे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कहीं से भी हो सकता है। क्वेश्चन हो सकता है कि प्रवाल भित्तियों का वितरण कहाँ पे, दुनिया में कहाँ कहाँ मिलती है। दूसरा, प्रवाल भित्तियों के लिए कौन कौन सी दशाएं जरूरी है अगर वो ग्रो कर सके। प्रवाल भित्तियों का फिर इंडिया पे आ जाओ, भारत में कहाँ मिलती है, ईस्टर्न कोस्ट पे मिलती है या वेस्टर्न पे मिलती है, भारत में भी क्या कोई थ्रेट है क्या। तो इस हिसाब से आपको एक पूरा रडार, जैसे रडार होता है ना, चारों तरफ अपना अपनी किरणें भेज भेज के पता करता है कहाँ पे क्या हो रहा है, सेम आपको भी ऐसे ही करना है। टॉपिक क्या होगा, टॉपिक होगा एथेनॉल ब्लेंड प्रोग्राम का। तो आपका वो एथेनॉल ब्लेंड प्रोग्राम का टारगेट क्या है, एथेनॉल, या ये जो बायोफ्यूल्स की कैटेगरी में आता है एथेनॉल, तो ये बायोफ्यूल्स क्या होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से आपको सारे टॉपिक देखते चलने हैं। ओके गाइस, फिर देखो बायोफ्यूल्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं, बायोफ्यूल्स क्या होते हैं, हो सकता है इसकी बेसिक डेफिनेशन पे आ जाए। तो बायोफ्यूल से तात्पर्य किसी भी ऐसे हाइड्रोकार्बन ईंधन, चाहे वो ठोस रूप में हो, द्रव रूप में हो, गैस रूप में हो, से है जो कि कार्बनिक पदार्थ, चाहे वो कार्बनिक पदार्थ जीवित हो या अजीवित अवस्था में हो, उससे उत्पादित किया जा सकता है। तो बायोफ्यूल किस फॉर्म में हो सकता है, ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में भी। भाई लकड़ी है, ठोस है ना, ठोस है ना, वो जलाते हो आपको उससे मिलती है ना ईंधन, ईंधन के रूप में यूज करते हो। और अल्प अवधि में इसे जैव ईंधन माना जा सकता है। जैसे ठोस के रूप में आप देख सकते हो लकड़ी को, द्रव के रूप में बायोएथेनॉल या बायोडीजल को, गैस के रूप में आपकी जो बायोगैस है वो भी तो क्या है, बायोफ्यूल है ना।
तो जो किसी भी जीवित या आजीवित अवस्था में रहे कोई भी कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त किया जाता है, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, ये बायोफ्यूल है। ओके गाइस, फिर देखो हमने क्या किया बायोफ्यूल्स को लेके, फिर से देखो पीटी में नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 लेके आए। उसमें हमने क्या टारगेट किया कि 2030 तक पेट्रोल में तो हमें एथेनॉल ब्लेंड का टारगेट है 20%, वो मैंने शुरुआत में भी बताया था, और हम बायोडीजल भी तो ला सकते हैं, तो बायोडीजल ब्लेंडिंग का जो हमारा टारगेट है 5%। ये हमारी नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018 का टारगेट है। फिर हमारी सरकारी पहल क्या है बायोफ्यूल्स को बढ़ावा देने की, यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला है एथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल प्रोग्राम, मैंने बताया था कब शुरू किया गया। उसके बाद जीवन योजना, जीवन योजना जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना है ये हमारी। तीसरा है हमारी पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने एक स्कीम लॉन्च की थी गोबरधन, है ना, गोबरधन स्कीम। तो गोबर की फुल फॉर्म क्या है, गाल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज, ये भी बायोफ्यूल को बढ़ावा देने की इनिशिएटिव है। उसके बाद RUC को रिपर्पज यूज्ड कुकिंग ऑयल, और उसके बाद नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल। तो देखो पूरा का पूरा बायोफ्यूल्स पे मैंने आपको एक 360 डिग्री व्यू दिया है। इसी हिसाब से पीटी में आपको बाकी सारे सब्जेक्ट में भी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, टेक, सब में यही अप्रोच अपनाना है आपको। ओके गाइस, तो आज का सेशन तो यही एंड करते हैं। फिर से बता देता हूं आगे बढ़ने से पहले, प्लस और आइकॉनिक दो ऑप्शन है अनअकैडमी को सब्सक्राइब करने के लिए। जब भी ले प्लस मिनिमम 1 या 2 ईयर का ले, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा नवीन वन कोड अप्लाई करने से। आइकॉनिक भी 1 साल 2 साल 3 साल का है, इसमें भी अगर आप नवीन वन कोड अप्लाई करते हैं 10% डिस्काउंट होगा। आप अपने ऑप्शनल को भी तैयार कर सकते हैं अनअकैडमी से, 1 महीने से लेके 3 साल तक का ऑप्शन है। लेकिन जब भी ले मिनिमम 1 या 2 ईयर, 1 ईयर जैसे 27,500 24,750 में पड़ेगा, 2 साल का 40,000 है तो 36,000 में पड़ेगा। कब, अगर आप रेफरल कोड नवीन वन को आप अप्लाई करते हैं। ओके, उसके साथ महा सब्सक्रिप्शन ऑफर के बारे में फिर से बता देता हूं। 16 जून तक जो भी बच्चा अनअकैडमी को 1 साल के लिए या 2 साल के लिए सब्सक्राइब करता है, उसको 1 साल की जगह उस ईयर का, नेक्स्ट ईयर का जो मेंस होगा तब तक के लिए उसको वहां पे उसका सब्सक्रिप्शन वैलिड रहेगा। तो देख सकते हैं एक्सटेंडेड 1 ईयर वाला तो 2022 के मेंस तक, और 2 ईयर वाला 2023 के मेंस तक वैलिड रहेगा। लेकिन लास्ट डेट 16 जून है। उसके साथ कॉम्बो ऑफर जिसमें आप ऑप्शनल को और जीएस को एक साथ तैयार कर सकते हो। अलग अलग फीस ज्यादा है अगर आप परचेज करते हो, सब्सक्राइब करते हो, एक साथ लोगे तो 35% तक का डिस्काउंट अनअकैडमी आपको दे रहा है। ओके, तो अगर आपको सेशन पसंद आया तो बच्चों इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। 10% डिस्काउंट के लिए, मेरी मेंटरशिप के लिए नवीन वन कोड अप्लाई कीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से जाने से पहले बता देता हूं, अनअकैडमी_नवीन तंवर, ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। क्लास के नोटिफिकेशन, आने वाली क्लासेस के जितना भी PDF है सब आपको यहीं पे मिलेगा। ओके गाइज, लेट्स क्रैक इट। ओके, हैव अ नाइस डे।